नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा अध्याय चल रहा है विकास, और इस विकास चैप्टर में पहला भाग चल रहा है बेटा हमारा जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? रासायनिक विकास की। कौन से विकास की? रासायनिक विकास की। आप लोग लेक्चर ले रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। जो लेक्चर ले रहे हैं सीरियसली उनको याद होगा कि हम किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से मैंने आपको बताया था। मैंने बोला था जीवन की उत्पत्ति जो है, इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है वो किस तरीके से हुई है। ये मैं पिछले लेक्चर की स्लाइड लेकर आया हूं। जीवन की उत्पत्ति जो हुई है वो 3 चरणों में हुई है। तीन चरणों में हुई है, 3 स्टेप्स में हुई है। और वो 3 चरण कौन से थे? सबसे पहला हुआ था रासायनिक विकास, फिर हुआ जैविक विकास, और फिर हुआ कार्बनिक विकास। सबसे पहले रासायनिक विकास हमें पढ़ना था, जो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। क्या? केमिकल इवोल्यूशन, है ना। हमने आप बात भी करी थी कि कहीं ना कहीं ओपेरन और हेल्डेन, याद आ रहा है, उन्होंने ही सबसे पहले रासायनिक विकास के बारे में समझाया था। तो आखिर इस रासायनिक विकास के 5 चरण थे, ये भी मैंने आपको बताया था। रासायनिक विकास के 5 चरण थे, जिसमें सबसे पहला चरण जो था वो क्या था बेटा जी हमारा? कि सबसे पहले प्राचीन पृथ्वी पर कौन सी अवस्था मिल रही थी? परमाणु मिल रहे थे, एटम्स मिल रहे थे। किसके? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, ऐसे ना जाने कितने परमाणु मिल रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक परमाणु जो मिल रहा था वो किसका मिल रहा था? हाइड्रोजन का मिल रहा था। डन, ये पहली अवस्था थी। ठीक है, रासायनिक विकास की। दूसरी आणविक अवस्था। अब परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो हाइड्रोजन के एटम्स मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया, नाइट्रोजन के एटम्स मिलकर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है सर, अणु बन चुके हैं। हाँ, कई प्रकार के अणु बने थे। अब इनमें से हाइड्रोजन सर्वाधिक था। हाँ सर, और जितनी भी ऑक्सीजन के परमाणु थे, सारे के सारे ऑक्सीजन के परमाणुओं के साथ क्रिया करके क्या बना डाला? जल बना डाला। सिमिलरली नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बना डाला? अमोनिया बना डाला। ये क्या बने थे आपके? सबसे पहले सबसे पहले अकार्बनिक कंपाउंड बने थे, अकार्बनिक यौगिक बने थे। बता दिया था मैंने आपको। प्रथम कार्बनिक नहीं, अकार्बनिक। याद रखना, सबसे ज्यादा एटम कौन सा, सबसे ज्यादा परमाणु कौन सा था? हाइड्रोजन। सबसे पहला अणु आपसे नहीं पूछा जाएगा, वैसे भी अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन का ही बना था, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन मिल रहे थे? हाइड्रोजन मिल रहे थे। सबसे पहला अणु हाइड्रोजन का, सबसे पहला यौगिक कौन सा? अकार्बनिक। कौन से बने थे? जल और अमोनिया। ये दूसरी अवस्था थी। तीसरी अवस्था जो थी वो थे, अब यहां तक देखिए हमने यौगिक तो बनाए, यौगिक भी बना दिए। अणुओं के बाद क्या बना दिए? यौगिक बना दिए। मॉलिक्यूल्स के बाद क्या बनेंगे? कंपाउंड बनेंगे। लेकिन कौन सा कंपाउंड बनाया? सर अकार्बनिक बनाया। अब क्या बनाना है सर? कार्बनिक बनाना है ना। तो सबसे पहले प्रारंभिक जो कार्बनिक यौगिक बने थे वो कौन से बने थे, ये बताने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि भैया जल बन चुका है। यस सर, जल बन चुका है ना। और सतह पर, पृथ्वी की सतह पर कहीं ना कहीं कार्बन जो थे, एल्यूमिनियम धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाए? कार्बाइड। सिमिलरली नाइट्रोजन जो है लिथियम धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाए? नाइट्राइड। ये जल कार्बाइड और नाइट्राइड के साथ क्रिया कर रहा था। सबसे पहले जल ने कार्बाइड, पहले कार्बाइड बने थे, बाद में नाइट्राइड बने थे। कार्बाइड के साथ क्रिया करके सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो बना था वो बना था मीथेन। दूसरा बना था हाइड्रोजन साइनाइड। ये मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में प्रश्न बनता है, यहां से याद रख लीजिएगा। डन, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था। चलिए, अब ये जो जल जो बना था, जिसने इसके साथ क्रिया करके मीथेन बना दिया, अमोनिया बना दिया, और साथ साथ क्या मिल रही है? जल भी मिल रहा है, सॉरी अमोनिया मिल रही है, मीथेन मिल रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड मिल रहा है, ये सारा पृथ्वी की सतह पर मिल रहा है। हाँ, और ये जो जल जो बना है, ये जल क्या कर रहा है सर? ये वाष्प के रूप में, भाप के रूप में ऊपर उठ रहा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का तापमान ज्यादा था, गर्माहट थी। तो जो जल है वो भाप के रूप में ऊपर जाएगा, बादल बनेंगे, बारिश होएगी, बारिश जो होती रहेगी उससे प्राचीन समुद्र बनेगा। अब ये 1 साल का काम तो है नहीं, करोड़ों साल लगे थे ये बनने में। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लाखों साल नहीं,
10 लाख साल भी नहीं, करोड़ों साल लगे हैं ये कार्य होने में। कहीं सोचो कि अरे सर आपने तो एकदम से बना दिया, करोड़ों साल लगे हैं प्राचीन समुद्र बनने में। अब जरा सोचिए, जब बारिश हो रही थी तो वो बारिश अपने साथ इसको इन सब को अपने साथ लेकर इन समुद्रों में क्या लेकर चली जाएगी सर? जो प्राचीन समुद्र होंगे उनमें ये सारे के सारे कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक आ जाएंगे। डन। यहां तक मैंने आपको बताया था, ये थी तीसरी अवस्था, प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति। अब यहां तक हम पढ़ चुके, अब इसके बाद क्या होएगा ध्यान से सुनिएगा। अब आएगी बेटा चौथी अवस्था, अब आएगी क्या? फोर्थ अवस्था, चौथी अवस्था, ठीक है। और उसमें हम निर्माण करेंगे सरल कार्बनिक यौगिक का, सरल कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति। ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीजें, ठीक है। किसकी उत्पत्ति हो रही है? सरल कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। इससे पहले प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक बना दिए। प्रारंभ में समझ, इस अर्थ पर स्टार्टिंग में जो कार्बनिक कंपाउंड बने थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अर्ली का मतलब प्रारंभिक, अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बने थे वो ये बने थे। अब हम क्या बोल रहे हैं? अगली अवस्था जो आ रही है वो क्या है? सरल कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति, यानी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या करने वाले हैं? ओरिजिन करने वाले हैं, ओरिजिन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सरल कार्बनिक यौगिक की क्या करने वाले? उत्पत्ति करने वाले। अब आप मुझे बताइए, क्या समुद्रों में, इधर देखना, ध्यान से सुनना, क्या समुद्रों में, सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या समुद्रों में अमोनिया है? हाँ। मीथेन है? हाँ। हाइड्रोजन है? हाँ। ये सारी चीजें है ना। और आपका हाइड्रोजन साइनाइड है? हाँ। कार्बाइड है? हाँ। नाइट्राइड है? हाँ। ये सब कुछ कहां पर है सर? ये सारी की सारी चीजें समुद्र में है। ये हम पिछले यहां पर देख ली भाई, जो प्राचीन समुद्र थे, जल था, उसमें ये सारी चीजें आ चुकी है ना। हाँ सर, कैसे आई? अरे भैया बारिश आ रही है, वो बारिश जब टकराएगी तो ये सारी चीजें जो पृथ्वी की सतह पर है वो सारी बारिश के पानी में घुल कर किस में आ जाएगी? समुद्रों में आ रही है, यानी समुद्रों में, पानी में ये सारी चीजें आ गई है, जिसमें कौन है सर? कार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक दोनों है, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये सारे के सारे, ध्यान से सुन मेरे भैया, ध्यान से सुन मेरे भाई, ये सारे के सारे आपस में क्या करेंगे? क्रिया करेंगे। क्या करेंगे? आपस में क्रिया। जैसे अमोनिया मीथेन, मीथेन आपका हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन अमोनिया, कार्बाइड मीथेन, यानी ये आपस में ही क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। मैं लिख देता हूं, आपस में क्रिया कर रहे हैं। पानी में है ना? हाँ सर, पानी में है। और आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब याद रखना, कभी भी कोई रिएक्शन जब होती है, कभी भी कोई अभिक्रिया होती है, कोई क्रिया होती है, तो वो करने के लिए क्या चाहिए होती है सर? एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? एनर्जी। भाई जरा सोचिए, ये इसके साथ अगर क्रिया करने वाला है तो उसके लिए क्या चाहिए? इसको इसके पास लाना है, बंध का निर्माण करना है, तोड़ना है, बंध निर्माण करना है, तो ये करने के लिए क्या चाहिए सर? ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उस टाइम पर उन समुद्रों के अंदर ऊर्जा कहां से मिल रही है? उस पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या था? ऊर्जा का स्रोत कौन था? कौन दे रहा था ऊर्जा? प्राचीन पृथ्वी पर समुद्रों में जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, तो एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहां से आ रही थी? तो याद रखना, 3 मेन चीजें हैं। 3 जो ऊर्जा के स्रोत थे उस टाइम पर पृथ्वी पर, प्रश्न पूछा जाता है नीट में, याद रखना। अल्ट्रा
वॉयलेट किरणें। क्या मैं इसको पराबैंगनी किरणें बोलूं या समझ में आता है? इतना तो लॉजिक है ना। अल्ट्रा वॉयलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें, और किरणें जो होती हैं, किरणें जो होती हैं, है ना, वो किसका स्रोत होती है? एनर्जी का नहीं होती है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं ना। लाइट जो है वो किसका रूप है? एनर्जी का। तो ये जो पराबैंगनी किरणें हैं, ये किरणें किसके रूप में है? एनर्जी के रूप में है। और कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें, तो पराबैंगनी किरणें, कॉस्मिक किरणें और ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो फट रहे थे उस प्राचीन पृथ्वी पर, ज्वालामुखी जब फट रहे थे तो उनके फटने से क्या निकल रही थी? हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो फिजिक्स का लॉ है यार, है? ज्वालामुखी जब फटेगा तो हीट नहीं निकलेगी, ऊष्मा, और उस ऊष्मा का कुछ भाग एनर्जी के रूप में यूज में आता है। नहीं तो ये स्रोत थे किस चीज के? एनर्जी के। ऊष्मा, हीट, किरणें, ये सारे के सारे क्या थे? एनर्जी के स्रोत थे। इस एनर्जी को यूज में लेकर ये सारे आपस में क्या कर रहे थे? क्रिया कर रहे थे। ये जितने भी कार्बनिक और अकार्बनिक, प्रारंभिक कार्बनिक और अकार्बनिक और अणु जितने भी थे वो आपस में क्या कर रहे हैं? सर वो आपस में क्रिया कर रहे हैं। कौन कौन? कार्बनिक, अकार्बनिक, आणविक अवस्था। भाई ये देखिए अणु नहीं है, ये यौगिक नहीं है। अकार्बनिक, अकार्बनिक, ये कार्बनिक नहीं है। तो जरा सोचिए ये क्या कर रहे हैं? सॉरी, ये कार्बनिक है, ये कार्बनिक है, ये अणु है, ये अकार्बनिक है। ये आपस में क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। और वो रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिल रही है? इनसे मिल रही है। अब एनर्जी को यूटिलाइज करके, उस एनर्जी को यूज में लेकर जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे? ध्यान से सुनना। किसका निर्माण होएगा बेटा? एल्डिहाइड, कीटोन्स। ध्यान से सुनते जाइएगा क्या क्या बने। एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ये सारी चीजें बन रही हैं। ठीक है। पेंटोज, पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा समझ में आती है ना? समझ में आती है ना? पेंटोज शर्करा C5H10O5 है। हेक्सोज शर्करा, पेंटोज तथा हेक्सोज शर्करा C6H12O6। ठीक है, ये क्या है? शर्कराएं हैं। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड। वसीय अम्ल, वसीय अम्ल, फैटी एसिड, वसीय अम्ल, फैटी एसिड। ठीक है। ग्लिसरॉल, 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 वसीय अम्ल। ठीक है। नाइट्रोजन, क्षार, प्यूरीन, पायरिमिडीन। बताइए क्या ये सारे वर्ड आपने सुने हुए हैं कि नहीं सुने हुए? यस सर, सारे वर्ड सुने हुए हैं यार आपने। ऐसे मत बोलिएगा नहीं सुने हुए। ये सारे के सारे, ये सारे के सारे निर्मित हुए थे। ये सारे के सारे क्या हुए थे? निर्मित हुए थे। और ये सारे के सारे क्या हैं दोस्त? ये सारी चीजें क्या है? सर ये बने थे सरल कार्बनिक पदार्थ। या यौगिक लिख देता हूं, सरल कार्बनिक यौगिक, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बने थे, जी हां,
ये आपस में, जैसे ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो कुछ बना, फिर वो उसके साथ रिएक्ट कर रहा, फिर वो आपस में जो बन रहा है वो इससे, फिर वो कुछ बन रहा है, यानी ये आपस में ही क्रिया कर रहे हैं, और जो बन रहा है वो भी इनसे क्रिया कर रहा है, फिर कुछ नया बन रहा है वो इनसे क्रिया कर रहा है, आपस में क्रिया कर रहे हैं। तो ऐसे क्रियाओं के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल हुआ था। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं इस चीज को। अब इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया था दो वैज्ञानिकों ने, एक यूरे और मिलर, जो हम नेक्स्ट कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी क्रम में वाइज चीजों को समझ, फील कर, कनेक्ट कर। सबसे पहले इस पृथ्वी पर कौन, ध्यान से देख, सबसे पहले कौन, परमाणु थे, ठीक है। मिलकर क्या बनाए, अणु बनाए, अणुओं ने मिलकर क्या बनाए, यौगिक बनाए। पहला यौगिक कौन बने, अकार्बनिक, फिर कौन बने, कार्बनिक। अब ये जो पहले कार्बनिक यौगिक बने, अकार्बनिक यौगिक बने, अणु बने, ये सारे के सारे बारिश के पानी में घुल घुलाकर किस में आ गए, समुद्रों में आ गए। अब समुद्रों में जब ये आ गए तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं। वो करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के सोर्स ये थे। यहां से प्रश्न आता है नीट में, याद रखना, ठीक है। रिएक्ट किए और रिएक्शन करने से साहब ये सारी चीजें बनी थी। क्या बनी थी, सरल कार्बनिक यौगिक। अब जरा सोचिए, सारे के सारे सरल कार्बनिक यौगिक ये कहां पर है, सर ये सब कुछ, ये सारी चीजें जो बन रही हैं, ये कहां पर बन रही हैं, समुद्रों में, यानी जल में, जल में। डन, क्लियर है, समझ में आ गया। ये थी चौथी अवस्था बेटा, सरल कार्बनिक यौगिक की उत्पत्ति। अब लास्ट अवस्था आ जाएगी कौन सी, पांचवी। आपने सरल कार्बनिक यौगिक बना दिए, हाँ। जैसे सपोज आपने अमीनो अम्ल बनाया, हाँ। अब अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल जो होते हैं, जैसे ग्लाइसिन, सेरीन, लाइसिन, एस्पार्टिक अम्ल, है ना, होते हैं ना, हाँ सर। अलग अलग प्रकार के अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, सोच, दिमाग लगा, प्रोटीन बनेगा। वसी अम्ल ग्लिसरॉल जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, लिपिड बनेगा। पेंटोज, हेक्सोज, शर्करा जुड़ती जाएंगी, क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड बनेंगे। तो भाई साहब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सर जटिल कार्बनिक पदार्थ या यौगिक की उत्पत्ति होगी। सिंपल केमिस्ट्री है यार, सिंपल केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सिंपल केमिस्ट्री है। परमाणु मिलकर अणु बना दिए, अणु मिलकर यौगिक बना दिए। पहले यौगिक बने कौन से, प्रारंभिक, फिर बने सरल, फिर बन गए जटिल, खत्म खल्लास। तो जटिल कार्बनिक यौगिक, जिनको हम क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या होएगा, ओरिजिन होएगा, उत्पत्ति होएगी। ठीक है जी, आइए ध्यान से सुनिए। जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे ए, अब भाई साहब ए कौन है, जरा दिमाग लगाओ, अमीनो एसिड। कौन है अमीनो एसिड, दिमाग लगाओ, अमीनो एसिड कौन है, सर सरल कार्बनिक यौगिक है। अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाएंगे, सर प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, अब आपका एक प्रश्न होगा, सर ये अमीनो एसिड आपस में कैसे मिलेंगे, मिलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और भाई साहब एनर्जी यानी ऊर्जा का स्रोत तो हमेशा यही रहेंगे। हाँ सर, यही ऊर्जा के स्रोत थे। यही ऊर्जा के स्रोत के कारण ये आपस में रिएक्ट करे थे, जिससे क्या बने थे, सरल कार्बनिक यौगिक। और इसी तरीके से ये जब सरल कार्बनिक यौगिक जो जल में है, ये भी तो आपस में रिएक्ट करेंगे। भाई अमीनो अम्ल आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिए, प्रोटीन बना दिए। प्रोटीन क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। उसी प्रकार सरल शर्कराएं जो है, सरल शर्करा जो है, या सरल शर्करा की जगह कार्बोहाइड्रेट लिख देता हूं। सरल कार्बोहाइड्रेट का मतलब मोनोसेकेराइड,
ये मिलकर क्या बनाएगी? ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, आपस में रिएक्ट करेंगी। जैसे ग्लूकोज 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 ग्लूकोज। सरल कार्बोहाइड्रेट का मतलब मोनोसेकेराइड। ये मिलकर क्या बनाएगी? ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, आपस में रिएक्ट करेंगी। जैसे ग्लूकोज 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 आपस में रिएक्ट करके क्या बना देती है? सेलुलोज नहीं बना देती, ग्लाइकोजन नहीं बना देती, स्टार्च नहीं बना देती है। तो किसका निर्माण हो जाएगा सर? पॉलीसेकेराइड का। लो जी, ये क्या है? ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ये सरल कार्बनिक पदार्थ है। मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बना रहे हैं? पॉलीसेकेराइड बना रहे हैं। उसी प्रकार वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, जानते हैं ना यार, जैवणु में आता है ये सारा, जैवणु चैप्टर में आता है ना ये सब कुछ। वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाए? सरलिपिड बनाए। किसका निर्माण कर दिया? सरलिपिड का निर्माण कर दिया। डन। सिमिलरली मैं आपसे बोलूं कि भैया नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज नाइट्रोजन क्षार, ये लो नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट और शर्करा, पेंटोज शर्करा, याद आ रही है? मिलकर क्या बनाएगी सर? न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। होते हैं ना न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए होते हैं ना। हाँ सर। अब यहां पर ये सारी चीजें बन गई हैं, ये सारी की सारी जटिल कार्बनिक पदार्थ, जितना भी ये जटिल कार्बनिक पदार्थ है सब कुछ बन गया। हाँ सर। अब यहां पर मैं एक एक्स्ट्रा चीज लिख रहा हूं। आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे सर ये सारी चीज समझ में आ गई, प्रोटीन अमीनो अम्ल से बन गए हैं, पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड से बन गए हैं, लिपिड्स इनसे बन गए हैं। सर ये जो न्यूक्लिक एसिड बने हैं, डीएनए बना था कि आरएनए बना था? अभी मैं सिर्फ यहां पर लिख रहा हूं आरएनए, डीएनए नहीं। कौन? आरएनए बना था। क्यों सर? अभी बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना सर, डीएनए नहीं बना था पहले, कौन बना था? आरएनए। प्रश्न आएगा ना क्यों सर डीएनए क्यों नहीं था? बताऊंगा, अभी तसल्ली रखना। ये सारी चीजें जटिल कार्बनिक यौगिक, ये जितने भी बने ये जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। कहां है? सोचिए सारी चीजें कहां बन रही है? अरे बांगड़ू, ये सब कुछ ये भी कहां पर बने हैं सर? जल में बने हैं, प्राचीन समुद्रों में बने हैं ये सब कुछ। फाइनल क्लियर है? तो क्या फाइनली मैं ये लिख सकता हूं? सोचना, जो प्राचीन समुद्र हैं, उन प्राचीन समुद्रों में क्या कार्बनिक पदार्थों का, मैं बोलूंगा एक तरीके से तूफान तो नहीं बोलूंगा, ये बोलूंगा भरमार मिल रही है, भर भर के कार्बनिक पदार्थ मिल रहे प्राचीन समुद्रों में, भरपूर मात्रा में, यूं लिख देता हूं, भरपूर मात्रा में क्या मिल रहे हैं सर? कार्बनिक पदार्थ मिल रहे हैं। भरपूर मात्रा में क्या मिल रहे हैं? कार्बनिक पदार्थ मिल रहे हैं। कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। अब इधर देखिए, ये जो कार्बनिक पदार्थ मिल रहे हैं भरपूर, मतलब आप इमेजिन करो ना यार, सोचो, मान लो ये मेरे पास पानी है, ठीक है, और इसके अंदर मैं कार्बोहाइड्रेट डाल दिए, स्टार्च, ग्लाइकोजन, मतलब स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ये सारे के सारे पॉलीसेकेराइड डाल दिए है। इसके अंदर मैंने लिपिड भर भर के डाल दिए हैं, इसके अंदर मैंने प्रोटीन भर भर के डाल दिए हैं, इसके अंदर मैंने न्यूक्लिक अम्ल आरएनए भर भर के डाल दिए, इसके अंदर मैंने एल्डिहाइड कीटोन है, इसके अंदर अल्कोहल, इसके अंदर पेंटोज, हेक्सो, शर्करा, अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल है, प्यूरिन, पिरिमिडीन, हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन है, और ये कार्बाइड, नाइट्राइड, जल, सब कुछ इसके अंदर है, इस पानी के अंदर है। जरा इमेजिन करिए, क्या ये पानी गाढ़ा तरल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचो।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, ये भरपूर मात्रा में जब प्राचीन समुद्रों में ये कार्बनिक पदार्थ भर भर के, अरे भाई जरा सोच, फिर से देख, फिर से देख भाई, तुमने ये बनाए थे? हाँ बनाए थे ना। हाँ सर। ये सारे के सारे पानी में थे, आ गए थे, बारिश के साथ साथ आ गए थे। हाँ इमेजिन कर, मेरे साथ फील कर, पानी है उसमें ये आ गए, पानी के अंदर ये सारे आ गए, फिर उस पानी के अंदर ये सारे आपस में रिएक्ट करे, ये बन गए, ये भी किसमें है? पानी में है। फिर पानी के अंदर ये आपस में रिएक्ट करे, क्या बन गए? ये बन गए। तो भाई साहब ये भी पानी में, कौन? जटिल कार्बनिक पदार्थ भी पानी में, सरल कार्बनिक पदार्थ भी पानी में, और भाई साहब ये आपस में, ये जो कौन आपके प्राचीन कार्बनिक और अकार्बनिक जो है, ये भी पानी में, अणु भी पानी में, नहीं यानी सारी की सारी चीजें किसमें है? पानी में है। तो ऐसा एक गाढ़ा तरल बनेगा कि नहीं बनेगा? कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों से भरपूर प्राचीन समुद्र एक गाढ़ा तरल होगा कि नहीं होगा? यस, एक गाढ़ा तरल बनेगा। जी हाँ, क्या था वो? एक गाढ़ा तरल था। ठीक है, याद रखना कैसा था? गाढ़ा तरल था। और नीट में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, ये जो गाढ़ा तरल, जो प्राचीन समुद्र जो थे वो एक प्रकार के एक तरल थे, गाढ़ा तरल था। जैसे समुद्र, जैसे नॉर्मल पानी जो होता है वैसे नहीं, गाढ़ा तरल था प्राचीन समुद्र, जिसको एक व्यक्ति ने, ध्यान से सुनिएगा, स्टार बना रहा हूं, जिसको एक वैज्ञानिक, जिसका नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हेल्डेन, ओपेरिन नहीं, अब की बार सिर्फ हेल्डेन, ओपेरिन ने नहीं, हेल्डेन ने उस गाढ़े तरल को, वो गाढ़ा तरल जो प्राचीन समुद्रों में मिल रहा है, जो किससे भरपूर मात्रा में भरा पड़ा है? कार्बनिक पदार्थों से भरा पड़ा है। अकार्बनिक भी है, लेकिन ज्यादा कौन है भाई? जटिल भी है, सरल भी है, प्रारंभिक भी है, ठीक है, अकार्बनिक भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा कौन है सर? कार्बनिक पदार्थों से भरपूर है वो प्राचीन समुद्रों का पानी, वो गाढ़ा तरल, जिसे हेल्डेन ने नाम दिया क्या? ध्यान से सुनना, प्रश्न ये पूछा जाता है, हेल्डेन ने उन प्राचीन समुद्रों को, जो गाढ़ा तरल है जिसमें कार्बनिक पदार्थ भरे पड़े, उसे क्या नाम दिया? पूर्व जीवीय तरल। नाम याद रखना, क्या नाम दिया था? पूर्व जीवीय तरल नाम दिया था। हिंदी में हम बोलते हैं, एक्चुअली हेल्डेन ने तो इंग्लिश में दिया होगा, हिंदी में तो नहीं दिया होगा, ये तो हमने इसको हिंदी में लिखा है। उन्होंने क्या बोला था इसको? उन्होंने बोला था हॉट डाइल्यूट सूप। क्या नाम दिया था? हॉट डाइल्यूट सूप, या एक और नाम दिया था प्री बायोटिक सूप। ये नाम प्रभु आपने किसी भी हालत में भूलने नहीं है। जी हाँ, ये नाम आपने किसी भी हालत में भूलने नहीं है। प्रश्न पूछा जाता है, हेल्डेन ने उन प्राचीन समुद्रों को क्या नाम दिया था? पूर्व जीवीय तरल। अब इसका मीनिंग आप यही पूछेंगे ना, क्या मीनिंग है सर? ये सोच, एक ऐसा तरल है जो बहुत पहले मिल रहा था, पूर्व मतलब पहले मिल रहा था, और एक ऐसा तरल जिसमें जीवन की उत्पत्ति होने वाली है। किससे? इन्हीं कार्बनिक पदार्थों से। इसीलिए ऐसे तरल को, जो रिस्पॉन्सिबल है किसका निर्माण करने के लिए? जीवन का निर्माण करने के लिए, उसको नाम दिया पूर्व जीवीय तरल। बोलिए जनाब, यहां तक की बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चले यहां तक, एक बार वापस से रिवाइज करा दूं। आइए ध्यान से सुनिए, देखिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिए। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या? रासायनिक विकास। मैंने बोला 3 चरणों में जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीवन की उत्पत्ति 3 चरणों में हुई है। 3 प्रकार के विकास के चरण हुए हैं इस पृथ्वी पर।
सबसे पहला जो विकास इस पृथ्वी पर हुआ वो था रासायनिक विकास, जिसमें रसायन जो हैं आपस में क्रिया करके फाइनली किसका निर्माण करेंगे? जीवन का। यानी क्या है? ए बायोजेनेसिस, निर्जीवों से सजीव का निर्माण होने वाला है। डन। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सर? रासायनिक विकास। क्या हुआ रासायनिक विकास में? हमने बात करी भैया 5 चरणों में हुआ ये रासायनिक विकास। सबसे पहले इस पृथ्वी पर क्या मिल रहे थे? परमाणु मिल रहे थे, एटम्स मिल रहे थे, ये मिल रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा ये मिल रहे थे। एटम्स आपस में क्रिया करे, क्या बनाए? मॉलिक्यूल बनाए। ये मॉलिक्यूल बनाए हैं, फिर ये मॉलिक्यूल और एटम और क्रिया करे, मॉलिक्यूल यानी अणु और परमाणु और क्रिया करे और क्या बनाए? यौगिक। यही होता है ना, एटम मिलकर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते? कंपाउंड, है ना? यही जानते हैं ना केमिस्ट्री में, यही होता है ना, एटम मिलकर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते? कंपाउंड। परमाणु मिलकर अणु, अणु मिलकर क्या बनाते हैं आपके भैया? अणु और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। यही होता है ना? हाँ सर। तो भाई अणु बन गए, अब क्या बनेंगे? यौगिक बनेंगे। लेकिन पहले जो यौगिक बनेंगे वो कौन से बने थे? अकार्बनिक बने थे, कार्बनिक नहीं बने थे। पहले कौन बने थे? अकार्बनिक। कौन से? जल और अमोनिया। ठीक है, बन गए। अब इसके बाद और यौगिक बनेंगे। कौन से यौगिक बनेंगे? कार्बनिक। तो सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक बने थे वो ये बने थे, कौन? मीथेन और हाइड्रोजन साइनाइड। अब फाइनली आपके पास पृथ्वी की सतह पर अभी सतह पर हो रहा है ये सारा काम। पृथ्वी की सरफेस पर आपके पास कार्बनिक यौगिक भी हैं, अकार्बनिक यौगिक भी हैं, है ना? और साथ साथ आपका जल भी बन चुका है यहां पर। अब ये जल जो है भाप बन के उड़ेगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी। बारिश जो है अपने साथ इसको इन सब को उठाकर ले आएगी और वो समुद्र में आ जाएंगे ये सारे। ठीक है, अब जब समुद्र में आ जाएंगे तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के लिए, अभिक्रिया करने के लिए एनर्जी चाहिए थी, वो सब यहां से मिल रही थी। ये स्रोत थे किसके? ऊर्जा के। इस ऊर्जा के स्रोत को यूज में लेकर ये आपस में रिएक्ट करे और क्या बना दिए सर? सरल कार्बनिक पदार्थ बना दिए। ये सरल कार्बनिक पदार्थ भी कहां है? जल में। ये भी कहां है? जल में। ये भी आपस में और क्रिया करे और क्या बना दिए? जटिल कार्बनिक पदार्थ। ये भी कहां बने हैं? जल। अब सारी की सारी चीजें किसमें है? जल में है। सब कुछ जल में है, जिसको हेल्डेन ने नाम दिया प्रीबायोटिक सूप, हॉट डाइल्यूट सूप, पूर्व जीवीय तरल, ये नाम दे दिया था। यहां तक मेरे ख्याल से किसी भी बालक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक हुआ है बेटा जी हमारा कौन सा विकास? जी हां, कौन सा विकास सर? ये हुआ है हमारा रासायनिक विकास। खत्म, बस इतना ही था बेटा हमारा। कौन सा? ये जो रासायनिक विकास है यहीं तक ही था, जहां पर हमें क्या बनाने थे? जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाने, जो हम बना चुके हैं। अब स्टार्ट होएगा क्या? जैविक विकास, यानी अब जीवन का निर्माण होएगा। जी हां, अब किसकी उत्पत्ति होएगी? जीवन की। यानी अब हमें पढ़ना है जैविक विकास। लेकिन वो पढ़ने से पहले एक चीज जरा ध्यान से सुनिए बेटा, इधर देखिए। ये जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम जो है, मैंने बोला था मैं स्टार्टिंग में लेकर आया हूं, बोला था ना। अब जरा इस डायग्राम को आप अपने दिमाग में फिक्स्ड कर लेंगे तो यही चीज इस डायग्राम में सीधा सीधा बता रखी। देख सबसे ऊपर, जूम करूं? आइए जूम भी कर देते हैं। जूम बराबर जूम। ये देख सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? यहां तक जूम हो रहा है। परमाणु अवस्था लिखी हुई सबसे ऊपर। ये परमाणु मिल रहे हैं, ओके। अब इनमें से सबसे ज्यादा कौन है? हाइड्रोजन है, ठीक है। परमाणु से फिर कौन? आणविक अवस्था आएगी। यहां तक है ये कौन सी अवस्था आएगी? आणविक अवस्था आएगी, जिसमें जल भी है, अमोनिया भी है। ये जल अमोनिया मतलब अणु बनेंगे, जैसे नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का क्या बन गए? अणु बन गए। और ये अणु आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे। कौन सा? अकार्बनिक यौगिक। जल बना है आपका, ठीक है। अमोनिया बना है, ठीक है। उसके बाद क्या बने थे? प्रथम कार्बनिक यौगिक, जो यहीं पर ही दिखा दिए इसी अवस्था में, कार्बनिक यौगिक, है ना।
हाइड्रोजन साइनाइड भी, मीथेन भी, ठीक है, यहीं पर। फिर ये कार्बनिक यौगिक मिलकर क्या बनाएंगे? सरल कार्बनिक यौगिक बनाएंगे। कौन कौन से? एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, ये सब कुछ, ग्लिसरॉल, वसी अम्ल, प्यूरिन, पिरिमिडिन, यही बताया मैंने। सरल जो है फिर क्या बनाएंगे सर? जटिल बनाएंगे। जटिल में प्रोटीन आ गया, पॉलीसेकेराइड, फैट, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक अम्ल, है ना, ये सारी चीजें आ गई। और फिर इन सबको करने के लिए क्या चाहिए थी सर? एनर्जी चाहिए थी। हाँ सर, ऊर्जा चाहिए थी। किससे मिल रही है? रेडिएशन यानी किरणें। और हाँ, रेडिएशन यानी किरणें, है ना। और जो बारिश हो रही थी वही तो ये सारी चीजें लेकर आ रही थी। हाई टेम्परेचर था, ठीक है, ये सारी चीजें बन रही थी इस तरीके से। एक प्रिमिटिव ओशन यानी प्राचीन समुद्र जो था उसको क्या बोला गया? हॉट डाइल्यूट सूप या प्रीबायोटिक सूप बोला गया है, ठीक है। ऊर्जा क्या थी बेटा जी? आपको किरणों से मिल रही थी, जिसमें कॉस्मिक किरणें भी हैं और आपकी पराबैंगनी किरणें भी थी और ज्वालामुखी भी फट रहे थे, और साथ साथ जो लाइटनिंग हो रही थी, लाइटनिंग यानी बादल जो गरजते हैं, है ना, जो आपकी नीचे आती हैं, क्या बोलते हैं यार, मेरे माथे से निकल गई वो चीज, बिजली चमकती है, जो बिजली चमक रही थी, है ना, बिजली गिरती है तो विस्फोट होता है, उससे क्या निकलती है? एनर्जी है। तो ये सारी की सारी एनर्जी के स्रोत थे, ठीक है। सो ये चीजें यहां पर बता रखी थी बेटा, ये चीजें यहां पर बता रखी, शॉर्ट में बता रखी है ना। जैसे अब यहां पर आणविक अवस्था के बाद प्रॉपर क्या आना चाहिए था? आणविक के बाद अकार्बनिक यौगिक, फिर अर्ली प्रारंभिक कार्बनिक यौगिक, फिर सरल कार्बनिक यौगिक, फिर जटिल कार्बनिक यौगिक। तो इस डायग्राम में भी प्रॉपर नहीं है, दो तीन चीजों को मर्ज कर दिया। देखो, इसी आणविक अवस्था में आपने इस आणविक अवस्था में अणु भी डाल दिए हैं, है ना, अकार्बनिक यौगिक भी डाल दिए हैं, कार्बनिक यौगिक भी डाल दिए। देख, कार्बनिक यौगिक भी डाल दिए हैं, अणु भी डाल दिए हैं, और आपके अकार्बनिक यौगिक भी डाल दिए हैं, सब कुछ एक ही अवस्था में डाल दिया। तो ये थोड़ा सा आपको तब समझ में आता है जब आप एक बार प्रॉपर पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब जो चीज यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा था वो सबसे इंपॉर्टेंट है समझ, और वो क्या है? देख, इस चीज को फील करना पड़ेगा बालक, तुझे प्रॉपर फील करना पड़ेगा, समझ। मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, क्या? जीवन, है ना। जीवन का मतलब क्या है? कि एक ऐसी संरचना जिससे अगली संतति आएगी कि नहीं आएगी। सोच, दिमाग लगाना। क्षमता होनी चाहिए ना विभाजन करके आगे संरचना बनाने की। नहीं, सोच, अगर इसके अंदर क्षमता ही ना हो, इसके अंदर क्षमता ही ना हो, तो आगे नेक्स्ट क्या बनेगा? ये तो खत्म हो जाएगी, जीवन तो खत्म हो जाएगा, जीवन की तो उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। सोचो, मैंने बोला भैया जीवन की उत्पत्ति हो गई, इस रूप में, ये संरचना, इस रूप में जीवन मिल रहा था। अब ये जीवन आगे तब भी तो बढ़ेगा जब ये अपने आप को विभाजित करके नई संरचना बनाएगी, नहीं है ना। तो आखिर इसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, इसके अंदर कोई ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो अगली पीढ़ी में जाए। और वो कौन होता है सर? वो होता है क्या? आनुवंशिक पदार्थ। सर वो कौन होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। मैंने कहा यानी इसको अगर मैं जीवन बोल रहा हूं तो इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ होना चाहिए। मुझे नहीं पता वो डीएनए है कि आरएनए। आप जानते सर आनुवंशिक पदार्थ तो डीएनए होता है। मैंने कहा हाँ होता है, आरएनए भी तो होता है। जैसे वायरस में कौन होता है? डीएनए आरएनए दोनों होते हैं ना। हाँ सर। अब आप मेरे से पूछ रहे सर ये जो पहला जो जीवन बनेगा, इस पहला जो जीवन जो बनेगा इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ होना चाहिए। मैंने कहा हाँ होना चाहिए। और वो आनुवंशिक पदार्थ के अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए किस चीज की? प्रतिकृति की। किसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? प्रतिकृति की। क्यों? क्योंकि अगर इसकी प्रतिकृति नहीं हुई, इसका डुप्लीकेशन नहीं हुआ, इसका रेप्लिकेशन नहीं हुआ, इसकी कॉपी नहीं बनी, तो अगली संतति में क्या जाएगा? सोच, अगली संतति में क्या जाएगा? कुछ
कुछ नहीं जा पाएगा जब तक ये रेप्लिकेशन ना करे। कनेक्ट कर पाया मेरे से? समझ पाया मेरे से मैं क्या कहना चाह रहा हूं? फिर से सुन बेटा, मैंने बोला कि मान लो जीवन की उत्पत्ति हो गई है। आपने बोला ठीक है सर, क्या बना? मैंने कहा अभी मेरे से मत पूछ क्या बना, मैं बस इतना सा बोल रहा हूं। मान ले ये एक चीज है, ये एक संरचना है, ये एक संरचना है, ठीक है, जिसको मैं बोल रहा हूं ये संरचना के अंदर जीवन है। कब बोलूंगा जीवन है? जब इसके अंदर क्या मिलेगा? आनुवांशिक पदार्थ। अरे भैया जरा सोच, मम्मी पापा से मेरा निर्माण हुआ है, तो मम्मी पापा से क्या चीज थी जिससे मेरा निर्माण हुआ है? अरे पापा से क्या है, मम्मी से क्या है? आनुवांशिक पदार्थ नहीं आया क्या? तो भाई अगर तुम इसे जीवन बोल रहे हो तो ये आगे अगली पीढ़ी नहीं लाएगा। अगर नहीं ला पाएगा तो जीवन समाप्त नहीं हो जाएगा, फिर तो विकास ही नहीं हो पाएगा। तो इसके इस संरचना के अंदर अगर जीवन है तो इसमें डेफिनेटली क्या होना चाहिए? आनुवांशिक पदार्थ। अब आपका प्रश्न होगा डीएनए आरएनए, मैंने कहा रुक जाओ, दोनों में से कोई हो सकता है, कौन होएगा वो हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ इतना सा आनुवांशिक पदार्थ है। और ये आनुवांशिक पदार्थ जो है इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए? सर प्रतिकृति होनी चाहिए। यस, क्योंकि जब तक प्रतिकृति नहीं होगी, इसकी कॉपी नहीं बनेगी, तो अगली संतति में क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। यानी इस जो भी आनुवांशिक पदार्थ होगा अर्ली प्रारंभिक, उसके अंदर किसकी क्षमता होनी चाहिए? सर प्रतिकृति की क्षमता होनी चाहिए, है ना? हाँ सर। लेकिन ये जो रासायनिक विकास में जो आपने यहां पर लिखा क्या कि जो न्यूक्लिक एसिड कौन? डीएनए आरएनए। हमने डायरेक्टली लिख दिया कौन? आरएनए थे, डीएनए नहीं थे। आपका प्रश्न होगा क्यों सर डीएनए क्यों नहीं था? मैंने कहा ये भी अभी आएगा, ये भी अभी बताऊंगा कि क्यों डीएनए नहीं आरएनए। और ये जो न्यूक्लिक अम्ल जो बना था ना, इसके अंदर प्रतिकृति की क्षमता नहीं थी, प्रतिकृति की क्षमता नहीं थी। सर बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। मैंने कहा यस, ये टॉपिक बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ, बहुत सिंपल तरीके से देख, ध्यान से देख। मैंने बोला कि प्रथम जीवन में, जीवन के रूप में जो प्रथम जो जीवन का रूप जो होएगा, जो भी संरचना होगी, जीवन का रूप यानी जो संरचना जो होगी, उस संरचना में आनुवांशिक पदार्थ होना चाहिए। आपने बोला ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ होना चाहिए। आपने बोला ठीक है। अब आपका प्रश्न कौन था सर वो आनुवांशिक पदार्थ? मैंने बोला आरएनए था। क्यों सर डीएनए क्यों नहीं था? मैंने कहा रीजन है, अभी बताऊंगा। और ये आनुवांशिक पदार्थ के अंदर क्षमता होनी चाहिए किसकी? प्रतिकृति की। यस, लेकिन हम ये भी जानते हैं प्रतिकृति कराने के लिए एंजाइम चाहिए, और उस टाइम पर एंजाइम नाम की कोई चीज ही नहीं थी। यहां पर ये जो आपने बनाए हैं प्रोटीन, ये प्रोटीन जो बने थे ये नॉन एंजाइमेटिक थे, यानी अभी तक कोई एंजाइम भी नहीं बना है। उड़ी बाबा, अब क्या होएगा? कोई एंजाइम नहीं है, और ये जब एंजाइम नहीं है तो जो न्यूक्लिक अम्ल है वो प्रतिकृति कर नहीं पाएगा। समझ रहा है क्या? हमने बोला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है, क्यों है बताऊंगा। और इस आनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रतिकृति करने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि प्रतिकृति कराने के लिए एंजाइम चाहिए, और कोई भी एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं? प्रोटीन प्रकृति के। ये प्रोटीन जो बना है इनमें से कोई भी प्रोटीन एंजाइमेटिक नहीं, एंजाइम तो है ही नहीं। अब क्या होएगा? अब ध्यान से सुनना, इसी चीज को देख यहां पर इस डायग्राम में भी बता रखा था। देखना, इस डायग्राम में भी बता रखा था, मैं जूम करके दिखाता हूं, देखना। ये देख, जरा इस वर्ड को पढ़ना। यहां पर प्रोटीन लिखा हुआ है, प्रोटीन के ब्रैकेट में देख क्या लिखा हुआ है? नॉन एंजाइमेटिक, यानी जो प्रोटीन बने थे वो एंजाइम नहीं बने अभी तक। ओके सर। न्यूक्लिक एसिड लिखा हुआ है, न्यूक्लिक एसिड कौन होते हैं? डीएनए और आरएनए होते हैं। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है ये नहीं बता रहा अभी, डीएनए के आरएनए, मैंने आपको बता दिया आरएनए है, लेकिन उसके अंदर नॉन रेप्लिकेबल है। रेप्लिकेबल मतलब रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति की क्षमता नहीं थी। यही चीज तो मैंने आपको बताई।
यही चीज तो मैंने आपको बताई कि क्या भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, समझ में नहीं आती क्या कि भैया जो भी प्रथम जीवन का रूप है, जो भी संरचना है, कौन है अभी बात करेंगे, उसके अंदर क्या होना चाहिए, आनुवांशिक पदार्थ होना चाहिए। हाँ, और पहला आनुवांशिक पदार्थ कौन है, आरएनए। आप बोलेंगे आपने कैसे डिसाइड कर लिया, मैं बोलूंगा अभी प्रूफ के साथ बताता हूं। और वो जो आनुवांशिक पदार्थ था वो प्रतिकृति नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि करने के लिए एंजाइम चाहिए। अब क्या करें, हमें तो जो आनुवांशिक पदार्थ है उसके अंदर प्रतिकृति करानी है, तभी तो जीवन आगे बढ़ पाएगा, है ना। हाँ, अब ये ढेर सारे प्रश्नों को दिमाग में रखकर हम स्टार्ट करेंगे क्या, हमारा कौन सा विकास, जैविक विकास। हेडिंग डाल रखिए क्या, जैविक विकास। आइए, ये है क्या हमारा जैविक विकास। क्या हो रहा है बेटा, यहां पर जैविक विकास हो रहा है। जैविक विकास जिसको हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, बहुत तेजी से होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोशिका, फिर इस तरीके से, मतलब कोशिका बनी, फिर सबसे पहले कोशिका जो बनी थी वो क्या बनी थी, प्रोकैरियोटिक थी, परपोषी थी, फिर उसके बाद स्वयपोषी बनी, फिर उसके बाद एकल कोशिकी आई, यूकैरियोट आई, एकल कोशिकीय, बहुकोशिकीय, इस तरीके से जैविक विकास। आइए स्टार्ट करते हैं क्या, जीवन की उत्पत्ति के अंदर जैविक विकास। हेडिंग कैसे दें हम, यहां पर हम लोगों ने रासायनिक विकास इस तरीके से हेडिंग डालिए, ए डाल दूं इसको, ए। सबसे पहले रासायनिक विकास, इसके चरण थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ये हमारा रासायनिक विकास हो गया था। अब इसके बाद हमें देखना है क्या, जैविक विकास। आइए हेडिंग डालते हैं, जैविक विकास। ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अंग्रेजी में एक और वर्ड बोला जाता है बायोजेनी। ठीक है जी, क्या नंबर देंगे, बी। ए कौन था, जैविक विकास, बी ए कौन था, रासायनिक विकास, बी कौन है, जैविक विकास। ठीक है, करें स्टार्ट, जैविक विकास। अब देखिए, जैविक विकास जैसे रासायनिक विकास 5 चरणों में हुआ है ना, हाँ सर, ऐसे जैविक विकास जो है वो भी 4 चरणों में होएगा। मैं चरण कैलकुलेट कर रहा था, टोटल कितने चरणों में होएगा, 4 चरणों में। कितने चरणों में होएगा सर, 4 चरणों में होएगा। 4 स्टेप्स में होने वाला है, 4। जैसे वो कितने स्टेप्स में हुआ, 5 में। जैविक विकास जो है वो 4 चरण में होएगा। स्टार्ट करते सीधा, क्या करने वाले भाई, सीधी सी बात है, जैविक विकास में हम क्या करने वाले हैं, जीवन की उत्पत्ति करने वाले, साफ साफ शब्दों में बोल दिया। रासायनिक विकास में क्या किया था, परमाणु मिलकर अणु बनाया, अणु मिलकर यौगिक बनाए, पहले अकार्बनिक, फिर कार्बनिक, फिर सरल कार्बनिक, फिर जटिल कार्बनिक। ये सारे के सारे किसमें भाई साहब, ये सारे के सारे किसमें हैं, जल में। डन, यहीं पर छोड़ा था हमने। हाँ, ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपकी जल में है। कौन है जल में सर, जल में आपके लिख देता हूं यहां पर, जो चलो वहां पर लिखते हैं, यहां पर हाँ, यहां पर तो जो 4 चरण है, उन 4 चरणों को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं लिख देता हूं, पूर्व समुद्री जल जो है, ठीक है, उस पूर्व समुद्री जल में क्या क्या मिल रहा है जरा सोचिए सर, जटिल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ, सॉरी हाँ, सरल कार्बनिक पदार्थ, यौगिक लिख दीजिए, और अकार्बनिक यौगिक या पदार्थ लिख देता हूं, अणु। ठीक है भाई, अणु भी है, अकार्बनिक यौगिक भी है, सरल कार्बनिक यौगिक भी है, जटिल कार्बनिक यौगिक भी है।
यहां तक किसी को कोई तकलीफ? भाई साहब मैं एक ही चीज को 10-10 बार रिपीट कर रहा हूं ताकि दिमाग में ठुस हो जाए वो चीज कि उस पानी में अणु भी है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे अणु भी हैं, अकार्बनिक यौगिक भी है। जैसे जल खुद अकार्बनिक यौगिक है, हाइड्रोजन साइनाइड अकार्बनिक यौगिक, सॉरी अमोनिया अकार्बनिक यौगिक है ना? सरल कार्बनिक यौगिक भी है, प्राचीन कार्बनिक यौगिक भी है, जैसे मीथेन, आपका हाइड्रोजन साइनाइड, आपका एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, प्यूरिन, शर्कराएं हैं, ये सारे के सारे अमीनो अम्ल, ये सारे के सारे सरल कार्बनिक यौगिक भी हैं, जो अभी भी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक बना रहे हैं। यानी ये सब कुछ पानी में है। ये सारी की सारी चीजें किसमें है बेटा? पानी में है। सब कुछ किसमें है? जल में। ठीक है जी, सारी की सारी चीजें आपकी जल में। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए यहां तक। ये सारी की सारी चीजें किसमें? जल में। अब ध्यान से सुनना, अब क्या होने वाला है। ये सारी की सारी चीजें जल में हैं और उस जल को हमने प्रीबायोटिक सूप बोल दिया था। किसने? आपके हेल्डेन ने। अब क्या होएगा? अब होएगा क्या? जैविक विकास, जिसके हैं 4 चरण, जिसमें सबसे पहला चरण जो है, फर्स्ट, सबसे पहला चरण है वो है प्रोटोबायोन्ट्स की उत्पत्ति। क्या सर? प्रोटोबायोन्ट्स की उत्पत्ति। ये क्या है सर? हम बता रहे अंग्रेजी में भी प्रोटोबायोन्ट्स। उत्पत्ति मीन्स ओरिजिन, ये नहीं लिख रहा हूं, है ना? प्रोटोबायोन्ट्स को प्रोटोबायोन्ट्स ही बोलते हैं। ये क्या है सर जी? अब व्हाट इज दिस प्रोटोबायोन्ट? मैंने कहा आइए यही तो पढ़ना है, प्रोटोबायोन्ट्स की उत्पत्ति, यही तो हमें पढ़ना है जी। क्या है सर ये प्रोटोबायोन्ट्स? मैं काम करता हूं, दिखाता हूं आपको, जरा देखिएगा। ये है सर, ये तो पानी की बूंदे हैं। मैंने कहा हाँ, ये तो पानी की बूंदे सी लग रही है। मैंने कहा अब मुझे एक बात बता, पानी के अंदर अगर तू तेल डाल देता है तो वो तेल गोलिकाओं के रूप में, बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। हाँ हो जाते हैं ना, बस वही है कौन? प्रोटोबायोन्ट्स। क्या है सर प्रोटोबायोन्ट्स? तो सिंपल भाषा में बोलेंगे क्या? व्हाट इज दिस प्रोटोबायोन्ट? ध्यान से सुनना, प्रोटोबायोन्ट क्या है बेटा? याद रखना, जटिल कार्बनिक पदार्थों का समूह। किसका समूह? जटिल 10 रुपए का बादाम, 10 रुपए के काजू, कार्बनिक पदार्थों का समूह। बूंदे हैं, बूंदों के रूप में। कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते, बहुत सिंपल भाषा में बोल रहा हूं। देख दोस्त, मान ले ये पानी है, इधर देख, इधर ध्यान से देखना। मान लो हाँ जी,
मान लो ये हमारे पास पानी है, ये वाला, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, मान लो ये समुद्र है, यू जस्ट इमेजिन करो, क्या है बेटा, ये समुद्र है। हालांकि ऐसा नहीं होएगा, सिर्फ समझाने के पर्पस से बता रहा हूं। चलो, बड़ा सा समुद्र है, ठीक है, समुद्र है, और इस समुद्र में इमेजिन कर बेटा, नीला समुद्र है, नीला पानी है, क्या इसमें प्रोटीन है? सोचो। हाँ सर, ये मान लो प्रोटीन है, ये मान लो लिपिड है, ये मान लो न्यूक्लिक अम्ल है, प्रोटीन, शर्कराएं हैं, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड है, ये सब कुछ भरा पड़ा है। हाँ सर, पानी में भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। ठीक है, अब मैंने तुमसे बोला प्रोटीन, ध्यान से देखना, क्या बोला मैंने तुमसे? मैंने तुमसे बोला, इधर देखना, प्रोटीन दिखाई दे रहा है, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल, क्या बोला? प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, और ऐसे कई सारे जटिल कार्बनिक पदार्थ। फील कर, ये सारे के सारे एक समूह बना रहे हैं। सोच, एक समूह बना रहे हैं, एक समूह सा बनता हुआ दिखाई दे रहा। हाँ सर, ये जो समूह बना है, ध्यान से सुनना, ये जो समूह जो बना है, इस समूह में पास पास आ गए हैं। फील कर, कनेक्ट कर, क्या? प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, क्या क्या? प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, वो न्यूक्लिक एसिड जिसमें प्रतिकृति करने की क्षमता अभी नहीं है, नहीं कर सकता वो प्रतिकृति, है ना? वो न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए, अभी आप ये नहीं जानते लेकिन आपको बताऊंगा, ये सारे के सारे क्या पास पास आकर जुड़कर एक समूह सा बना दिए। ऐसे और समूह बन जाएंगे, और समूह बन जाएंगे, और समूह बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि पानी के अंदर बूंदें बन गई हैं। किसकी? जटिल कार्बनिक पदार्थों की क्या बन गई हैं? बूंदें बन गई हैं। तो ये जो बूंदें जो बनी हैं जटिल कार्बनिक पदार्थों की, ये इनसे भाई कौन है? प्रोटीन कौन है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है। पॉलीसेकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, ये क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है। तो इन जटिल कार्बनिक पदार्थों की क्या बन रही है सर? इन जटिल कार्बनिक पदार्थों का समूह बूंदों के रूप में बन रहा है, उसे हमने नाम दिया है प्रोटोबायोन्ट्स। आया समझ में? सो ये है कौन? प्रोटोबायोन्ट्स। पानी के अंदर बूंदे, किसकी? जटिल कार्बनिक पदार्थों की। अब सर ये जटिल कार्बनिक पदार्थ एक दूसरे के पास पास कैसे आ गए? एनर्जी के कारण। कहां से मिल रही है एनर्जी? आप जानते हैं ऊर्जा का स्रोत कौन है ना? ऊर्जा का स्रोत कौन है? ज्वालामुखी का फटना, कॉस्मिक किरणें, पराबैंगनी किरणों का आना, बिजली का चमकना, ये सारे एनर्जी के क्या थे? स्रोत थे। उसी एनर्जी के स्रोत जब समुद्रों पर पड़ रहे हैं तो उनसे ये जटिल कार्बनिक पदार्थ एक दूसरे के पास पास आकर बूंदों का निर्माण कर दिया है, और इन बूंदों को हमने नाम दिया था क्या? प्रोटोबायोन्ट्स।
प्रोटोबायोन्ट्स। डन, क्लियर है। अब हुआ क्या, इन्हीं प्रोटोबायोन्ट्स का निर्माण वैज्ञानिकों ने अपनी लैब में भी किया। जी हां, सुनिए क्या बोला मैंने, ये जो प्रोटोबायोन्ट्स है ना, इनका निर्माण, चलो अगले पेज पर लिखता हूं, ये प्रोटोबायोन्ट जो है इनका निर्माण प्रयोगशाला में भी किया गया, प्रयोगशाला में किया गया। सर किसने किया, ध्यान से सुनना। इस तरह की जो प्रोटोबायोन्ट्स है ना, जो जटिल कार्बनिक पदार्थों की जो बूंदे हैं, इनको कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में हमारी लैब में बनाया किसने, ओपेरिन ने। ओपेरिन ने बनाया, जी हां, ओपेरिन ने निर्माण किया किसका, प्रोटोबायोन्ट्स का, किसमें, अपनी प्रयोगशाला में। और पता है उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, प्रश्न पूछा जाता है, उसने उन्हें नाम दिया कोजरवेट। हिंदी में बोलते हैं कोजरवेट, इंग्लिश में बोलते हैं कोसरवेट। ये प्रश्न बनता है, यहां पर याद रखना, प्रश्न पूछा गया है व्हाट इज कोसरवेट। तो कोसरवेट एक प्रकार के प्रोटोबायोन्ट है, जटिल कार्बनिक पदार्थों का समूह है, जो ओपेरिन ने बनाया अपनी लैब में और नाम दिया। याद रखना, कोजरवेट नाम किसने दिया था, ओपेरिन ने। किसको, प्रोटोबायोन्ट्स को कोजरवेट नाम दिया था, याद रखना। वही एक और वैज्ञानिक जिसका नाम है फॉक्स। अंग्रेजी में तो फॉक्स, हिंदी में क्या होती है, लोमड़ी होती है, नहीं, फॉक्स एक वैज्ञानिक का नाम है, विदेशी वैज्ञानिक है। उन्होंने भी ऐसे ही अपनी लैब में, अपनी प्रयोगशाला में ऐसे जटिल कार्बनिक पदार्थों का समूह बनाया, जिसको हम प्रोटोबायोन्ट्स बोलते हैं। उन्होंने उसको क्या नाम दिया, उन्होंने इसको नाम दिया माइक्रोस्फेयर। माइक्रोस्फेयर, अंग्रेजी में माइक्रोस्फेयर। समझ रहे हैं आप। तो याद रखना, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, ये जो प्रोटोबायोन्ट जो शब्द है ना, ये प्रोटोबायोन्ट, इसका मीनिंग तो सर समझ में आ गया कि व्हाट इज प्रोटोबायोन्ट, ये तो हमें क्लियर हो गया। ये तो हमें समझ में आ गया प्रोटोबायोन्ट क्या है। लेकिन इन्हीं प्रोटोबायोन्ट को प्रयोगशाला में भी बनाया गया और अलग अलग वैज्ञानिकों ने बनाया, और अलग अलग वैज्ञानिकों ने इन प्रोटोबायोन्ट्स को अलग अलग नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं, याद रखना है ये सारे नाम, ये सारे के सारे नाम बेटा आपने याद रखने हैं, भूलने नहीं। ये सारे के सारे नाम, कोजरवेट प्रोटोबायोन्ट को ही बोलते हैं, बस ये याद रखना। कोजरवेट नाम किसने दिया, ओपेरिन ने। माइक्रोस्फेयर क्या है, एक प्रकार का प्रोटोबायोन्ट है, ये नाम किसने दिया, फॉक्स ने। डन, क्लियर है ये चीज, याद रखना। सो व्हाट इज प्रोटोबायोन्ट, इस तरीके से गाड़ी गाड़ी बूंदे हैं। किसकी बूंदे हैं सर, ये बूंदे किसकी हैं दोस्त, ये बूंदे हैं किसकी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं सर, ये बूंदे हैं जटिल कार्बनिक पदार्थों की। इस तरीके से बूंदे हैं, ठीक है, इस तरीके से जटिल कार्बनिक पदार्थों की क्या है, बूंदे मिल रही है। डंडना डंडन, याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं इस चीज को, याद रखना। तो पहली जो अवस्था थी वो थी क्या, प्रोटोबायोन्ट्स की उत्पत्ति। फाइनली अब हमारे समुद्र में क्या मिल रहे हैं, इस तरीके से क्या मिल रहे हैं सर, प्रोटोबायोन्ट्स मिल रहे हैं। और बनाने की जरूरत तो नहीं है, काफी है नहीं है, चलो दिखाई देते हैं, अच्छा लगेगा। ये इस तरीके से गाड़ी गाड़ी बूंदे बन चुकी हैं।
उसमें लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, न्यूक्लिक अम्ल भी है, और वो जो न्यूक्लिक अम्ल है उसके अंदर अभी प्रतिकृति करने की क्षमता नहीं आई है क्योंकि एंजाइम्स नहीं है। डन, प्रोटोबायोंट बना दिए। अब इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट चरण, ये सबसे पहला चरण था किसका भैया, हमारे किसका, जैविक विकास के 4 चरणों में सबसे पहला चरण क्या था कि भैया हमने पढ़ा कि जैविक विकास होने से पहले जो रासायनिक विकास के आखिरी में हुआ था, क्या हुआ था, समुद्री जल में ये सारी की सारी चीजें भरमार रूप से मिल रही हैं, जिसको हॉट डाइल्यूट सूप बोला हेल्डेन ने। हमने बोला अब इसके बाद क्या होना है, जैविक विकास होना है, जिसमें ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है ना, जैसे प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल और पॉलीसेकेराइड, ये सारे के सारे मिलकर एक दूसरे के पास पास आ गए और बूंदों का निर्माण कर दिया। और इन बूंदों को हमने बोला था क्या, प्रोटोबायोंट। इन्हीं प्रोटोबायोंट को लैब में बनाया किसने, ओपेरिन ने, नाम दिया कोजरवेट, फॉक्स ने बनाया, नाम दिया माइक्रोस्फेयर। ये था पहला चरण। पहला चरण किसका, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जैविक विकास का। अब इसके बाद दूसरा चरण आता है, और दूसरा चरण में ही जीवन उत्पन्न होने वाला है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जी हाँ, यहां तक याद रखना, भूल ना जाइएगा। नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो वापस चीजों को रिपीट करूंगा ताकि वो आपके दिमाग से निकले ना, ठीक है। यहां तक जितनी भी चीजें बताई हैं सारी की सारी याद होनी चाहिए। अब इसके बाद जो 4 चरण में से एक चरण तो हो गया हमारा जैविक विकास का, प्रोटोबायोंट्स बना दिया। अब इसके बाद जो 4 चरण में से 3 चरण बच गए हैं, उसमें अब दूसरे चरण में किसका निर्माण होएगा, तीसरे में किसका होएगा, चौथे में किसका होएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को खत्म करने की, ठीक है। और ये भी दिखाऊंगा आपको, क्या दिखाऊंगा, ये जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, है ना। आज भी नहीं कर पाए हैं क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है यार, ये समझने की दृष्टि से, ठीक है। इनके एक्सपेरिमेंट को बताऊंगा ये वाला, ठीक है। अभी समय हुआ बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, प्राचीन समय में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या था, ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्राचीन समय में कौन था। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, हरे पौधे, अल्ट्रावायलेट किरणें व बिजली। लगाइए, सिंपल सा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, प्रथम जीवन की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति आएगा, प्रथम जीवन की उत्पत्ति हुई है, प्रथम जीवन की उत्पत्ति हुई है। कहां पर उत्पत्ति हुई है, जरा सोचिए फटाफट। ऑप्शन है आपके पास, पृथ्वी पर, हवा में, जल में, उपरोक्त सभी। जल्दी से सोचिए, प्रथम जीवन की उत्पत्ति। प्रथम जीवन की उत्पत्ति हुई कहां पर, पृथ्वी, हवा, जल या सभी जगह हुई। चलिए, समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते बेटा। पहला प्रश्न था प्राचीन समय में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भैया, क्लोरोफिल अरे नहीं, हरे पौधे अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं, पराबैंगनी किरणें, कॉस्मिक किरणें, बिजली, ज्वालामुखी का फटना, ये सारे क्या थे आपके मुख्य स्रोत थे ऊर्जा के। नीट में प्रश्न पूछा गया ऐसा सिंपल सा। प्रथम जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई है, जल में हुई है, हवा में होएगी नहीं, वातावरण कैसा था, अपचायक था, रिड्यूसिंग था, ठीक है। सो ये थे आपके सिंपल से प्रश्न। नेक्स्ट क्लास में हम यही कौन सा विकास, रासायनिक विकास, सॉरी रासायनिक नहीं, जैविक। रासायनिक तो हमने पढ़ लिया, कौन सा, जैविक विकास जो है इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।